नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। वैसे सवाल आपकी तरफ से मेरे लिए होना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। इस एक सवाल से काम चल जाए तो कह भी दूँ कि बहुत अच्छा हूँ, मस्त हूँ, बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मेरे इतना कह देने भर से अगर काम चल जाता तो बात ही क्या थी। दोस्तों, शुभचिंतकों और अपनों के इतने सवाल रहे हैं कि पूछे मत। और यह भी सच है कि उन सवालों के पीछे ख्याल है, अपनापा है, चिंता है। कुछ दोस्तों ने कहा कि ये क्या कर दिया आपने, एडिटर इन चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया, सनक हैं क्या आप, अब क्या करने का इरादा है। कुछ ने फ़ोन करके समझाया कि अगर कोई गुंजाइश है तो लौट जाइए। आपको नहीं पता ये जो रुआब रुतबा महसूस होता है वह ओहदे से है। इतनी जो पूछ परख है वो ब्रांड के कारण है। ये जितने लोग अपना बनते हैं, जिंदगी भर साथ देने का दम भरते हैं, सब गधे के सिर से सींग की तरह नदारद हो जाएंगे। मैंने कहा यार पता है मुझे, हर बात मालूम है, फिर भी अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो थोड़ा सब्र करो, करने तो दो। एक बहुत जज्बाती और जुनूनी मित्र हैं, कहने लगे एक काम करो, तुमको लगता है कि जितने भी लोग तुम्हारे बड़े हमदर्द और गाढ़े वक्त के साथी हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, बारी बारी से फ़ोन लगाओ, बस इतना ही कहो कि यार तुम्हारे अकाउंट का क्या हाल है, बस 2-4 दिन का मामला है, फिर देख लो। मैंने कहा कि क्या मैं यही करने के लिए आया हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ। मैंने सबको आजमाने की खातिर नौकरी थोड़ी छोड़ी है, यह मेरा फैसला है। मुझे लगता है कि जीवन में सिर्फ एक बड़े ओहदे पर पहुंचने भर से कोई सफल नहीं कहा जा सकता। मकान, गाड़ी, लाव लश्कर, पूछ पड़क, रुतबा रुआब, ये सब खड़ा कर लेने भर से जिंदगी सार्थक हो गई, ऐसा नहीं माना जा सकता। कम से कम मैं नहीं मानता। वैसे आमतौर पर कामयाबी लोग इसी को कहते हैं, जिसको मैं नहीं मान रहा। यह मैं जानता हूँ, इसलिए फैसले से पहले मैंने अपनी माँ या भाई बहनों से कोई बात नहीं की। जिन दोस्तों से दिल की बात साझा करता रहा हूँ उनको भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि उनके लिए भी ओहदा, वेतन, एक कॉल पर सारा काम आसान हो जाना, किसी को चौड़े में बताना कि बेटा, भैया या दोस्त एडिटर इन चीफ है, सबसे बड़ी थाती रही है। कई ताले की एक ही चाबी, मास्टर की। एक छोटे से गांव से देश के एक बड़े न्यूज़ नेटवर्क के एडिटर इन चीफ तक की यात्रा कितने संघर्षों, व्रत जगों, कुर्बानियों, मेहनत और सब्र का नतीजा है, यह समझना आसान नहीं है। यहाँ तक पहुँचना वैसे ही बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे कहीं अधिक कठिन है उसको यूं छोड़ना। मेरे लिए भी यह मेरे भीतर एक युद्ध का कारण रहा, लंबा चला और घनघोर चला। आखिरकार उसमें संपादक हारा और मैं जीता। अब आप यह भी कहेंगे कि न्यूज़ चैनलों में जितने भी लोग काम कर रहे हैं क्या वे सफल नहीं है, उनकी ज़िंदगी बेमानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकतर सफल हैं और कई की ज़िंदगी मायनेदार भी है। एक रिपोर्टर, आप अंदाज़ा लगाइए कि अपनी रिपोर्ट से वो क्या कुछ फ़र्क नहीं डाल सकता है। एंकर के पास स्टारडम है, उसकी अपनी चकाचौंध भरी ज़िंदगी है, उसकी तुलना नहीं कर सकते आप। एक वीडियो एडिटर स्टोरी में वह जान डाल सकता है कि आप पूरी स्टोरी देख जाएं और सोचें कि यार कितनी जल्दी निकल गई। बजट और चुनाव में ग्राफिक्स की टीम जो कमाल दिखाती है कि पूछिए मत। न्यूज़ चैनलों में जितने लोग आपको दिखते हैं उससे 20 गुना से अधिक लोग नहीं दिखते। वे सभी जिम्मेदारी भरा काम करते हैं। काम भी ऐसा कि आपने गलती की नहीं की दिख जाती है कि भाई ये काम जो है फलां ने किया है, उसके पास है, और ये तो कूड़ा हो गया।
पीसीआर, एमसीआर, स्टूडियो, यहाँ तक कि सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, शेड्यूलिंग और मेकअप तक के हर आदमी के पास अपना अपना जिम्मा है। अपनी जिम्मेदारी के साथ हर आदमी अपने जीवन को सफल कहने का अधिकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। संपादक की स्थिति इससे बिल्कुल इतर है। वह जगने से लेकर के सोने जाने तक कई तरह के काम में लगा रहता है। कंटेंट प्लानिंग से लेकर के रिसोर्स के ऑप्टिमाइजेशन तक, रिपोर्टर को ब्रीफ करना है तो उसको ब्रीफ करने से लेकर के एंकर को समझाना है तो समझाने तक, अलग अलग डिपार्टमेंट की ज़रूरतों को वाजिब जगह देने से लेकर के तमाम तरह की जो टेक्निकल दिक्कतें होती हैं उन पर जो सीटीओ होता है उससे जूझने तक, ट्रांसपोर्ट और गेस्ट कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट की टीम के साथ या उनकी लापरवाहियों से लेकर के रोज रोज के कई तरह के टंटों को निपटाने तक, और भी बहुत कुछ जिनका यहाँ जिक्र ज़रूरी नहीं है। इन सब के बावजूद जो कुछ भी रह गया उसका गुनाह लेकर के वह संपादक चलता रहता है। वह लगातार लगा रहता है, करता हुआ तो आपको बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं अर्धसत्य कर भी पाता था तो उस ताकत से नहीं जैसा मुझे करना चाहिए। ज़्यादातर दफ़ा तो पूरे शो में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी, बस रनडाउन होता था जिसके आधार पर मैं लगातार बोलता चला जाता था जैसे अभी बोल रहा हूँ, और पीसीआर की टीम उसके मुताबिक विजुअल, बाइट और ग्राफिक्स चलाती रहती। सच्चाई ये है कि अगर आप अपने शो पर ठीक से ध्यान देंगे तो चैनल सफ़र करेगा, और चैनल में ताकत झोंकेंगे तो आपका शो कमज़ोर होगा। अगर आपके पास काबिल प्रोड्यूसर की मजबूत टीम है तो फिर कोई परेशानी नहीं है, आपका 1 घंटा देना भी काफ़ी होगा, बाकी टीम जो आपकी है वो कर ले जाएगी। यह सहूलियत या तो इंडस्ट्री में रजत शर्मा के पास है, या नविका कुमार के पास है, या फिर सुधीर चौधरी जब जी में संपादक हुआ करते थे तब उनके पास थी। आमतौर पर अब संपादकों को बैठ करके जूझते, लड़ते, भिड़ते ही देखते रहेंगे। हर आदमी अपने जीवन के बारे में राय रखने, उसको समझने और किस मायने में वह कामयाब है यह तय करने का अधिकारी है। आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। खूबियाँ, कमियाँ, ज़रूरतें, मजबूरियाँ, परिस्थितियाँ, सब का सही हिसाब किताब अगर कोई लगा सकता है तो वह सिर्फ आप हैं। मैं लंबे समय से महसूस कर रहा था कि 24 घंटे मैं जिस तरीके से खपा रहता हूँ उसका हासिल क्या है, ये सवाल मेरा पीछा करता रहा है। मैं जो हूँ वह कहाँ है, जो कर सकता हूँ या मुझे जो करना चाहिए उसकी गुंजाइश कहाँ है। ओहदे और जिम्मेदारी की डोर पर मैं कठपुतली की तरह जिस तरीके से नाचता रहा हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी अपनी मेधा, मन, सोच, समझ, नज़र, नज़रिया और गुने बुने का मैं तो कब्रगाह बन जाऊंगा। किताबें शेल्फ से ताकती रहती हैं, पढ़ नहीं पाता हूँ। कुछ बेहतर लिखने के लिए सब बन पड़ा होता है लेकिन समय नहीं रहता। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो घटनाएं होती हैं, समूचा परिदृश्य बहुत कुछ पढ़ने, समझने और उन पर क्रेडिबल कमेंट्री की मांग करता है, मगर मानसिक रूप से आप स्थिर नहीं होते हैं क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर के आप चल रहे होते हैं। सब कुछ ठीक है तो ऐसा हो जाएगा कभी कभार कि उसी वक्त आप हर तरीके से अस्त व्यस्त त्रस्त हो जाएंगे। कोई फ़ोन आ जाएगा, कोई मीटिंग कॉल जाएगी, कुछ लफड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। संपादक का जीवन हर वक्त जो है वो कई तरह की चुनौतियों से जूझता हुआ सा होता है। 24 घंटे का ऐसा युद्ध है जो अनवरत चलता है, और उसकी सार्थकता क्या है इस पर कभी अलग से बात करूंगा, क्योंकि वह संसाधन और सहूलियत सापेक्ष है। अपने शो अर्धसत के जरिए जो कुछ स्टोरीज या सीरीज मैंने की जो आज भी सुकून देती हैं, उनके लिए मुझे बहुत कुछ आउट ऑफ वे जाके करना पड़ा।
बुंदेलखंड में किसानों की खुदकुशी पर एक एपिसोड किया था। खेत का बचा टुकड़ा बेच करके मां की तेरहवीं करने वाले किसान ने सल्फास खा लिया था। आधा ढहे मकान के भीतर कोने में तेरहवीं की कुछ पूड़ियां बची हुई थी, एक बांस के दौरे में। मैंने उसके ऊपर से जो कपड़ा पड़ा हुआ था उठा करके देखा तो सूखी पूड़ियां थीं और पता चला कि वह परिवार कई दिनों से उन पूड़ियों को पानी में भिगो करके खा रहा है। इस देश में जिंदगी कितने भयानक रूप में दिखती है, रूह कांप जाती है। उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में आमिर खान के गांव गया था। वे अपने शो सत्यमेव जयते में अपने लोगों को अपनाने और उनका जीवन बेहतर करने का प्रवचन दिया करते थे। उनके कहे और किए की असलियत देखने के लिए मैं शाहाबाद गया था और मैंने पाया कि आमिर खान के गांव में कई परिवार दाने दाने को मोहताज हैं। उस रिपोर्ट ने बताया कि बीघों जमीन अपने नाम करवाने के लिए आमिर खान ने कई तरह के पापड़ बेले जरूर, लेकिन अपने लोगों की फिक्र उन्होंने कभी नहीं की। उस शो के बाद आमिर खान अपने गांव को अपनाने के लिए मजबूर हुए। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही मैं गन्ना किसानों के बीच में गया था, उनके हालात दिखा रहा था। खेती की लागत कितनी होती है, परिवार कितनी मेहनत कर रहा होता है। गन्ना मिलों में जो पर्चियां होती हैं वो जब नहीं मिलती हैं, उनके चलते फसल लंबे समय तक खेतों में खड़ी रहती है और उसके चलते गेहूं की खेती रुकती है। यह सब कुछ मैंने तरतीबवार दिखाया था। केंद्र सरकार ने हफ्ते भर बाद गन्ना के दाम बढ़ाए। बिहार के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार पर सीरीज की कोहराम मचा। विजिलेंस की टीम सक्रिय हुई, कई गिरफ्तारियां हुई और वहां अगर कुछ बेहतर की गुंजाइश बनी या कुछ लोग सजग हुए कि नहीं कुछ भी हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है और नजर है, तो उसमें उस शो की भूमिका थी। इसी तरीके से कोविड के दौरान इंडिया न्यूज़ पर जब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, डरे सहमे थे, उनके पास कोई डॉक्टरी इलाज नहीं था, तब मैंने लाइव ओपीडी की व्यवस्था की। यानी कि एक डॉक्टर 24 घंटे इंडिया न्यूज़ पर लोगों को अपनी सलाह देने के लिए बैठा रहता था। फ़ोन करके लोग अपना सिम्टम बताया करते थे और वह डॉक्टर उनको इलाज बताता था। उससे लोगों को बहुत राहत मिली। इसी तरीके से आसाराम, और आसाराम के ऊपर आने से पहले रामपाल का जिक्र करना चाहता हूँ। हरियाणा में रामपाल के कैंपस के भीतर, आश्रम के कैंपस के भीतर मैं घुसा। मेरे पास घंटे भर का समय था। घंटे भर के भीतर मैंने पूरा शूट किया, शो खड़ा किया और शो जब सामने आया तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। रामपाल के खिलाफ वह शो बहुत बड़ा सबूत साबित हुआ। अब आसाराम के खिलाफ इंडिया न्यूज़ के जरिए महीनों कैंपेन चलाया। उनके साथ काम कर चुके लोगों ने बड़े बड़े खुलासे किए। आसाराम गिरफ्तार हुए और सजा याफ्ता हुए। और अभी हाल ही में यूपीपीएससी का फैसला आया कि जो प्रीलिम्स की परीक्षा होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि अलग अलग पालियों में इम्तिहान लिए जाएंगे, जिसके खिलाफ बच्चे खड़ा हुए और उन बच्चों के साथ मुखर्जी नगर, दिल्ली के दूसरे इलाकों में घूम घूम करके हम भी खड़ा हुए। परीक्षार्थियों के साथ उस अभियान का नतीजा ये निकला कि उत्तर प्रदेश की सरकार, या यूं कहिए कि यूपीपीएससी, उसको अपनी जिद छोड़नी पड़ी। एक ही पाली में परीक्षा लेनी पड़ी। यह एक अलग तरह की जीत थी। किसी भी जर्नलिस्ट को सबसे अधिक सुख अगर कहीं मिल सकता है तो वह है ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, चाहे वो चिलचिलाती दोपहरी हो या कड़कड़ाती ठंड हो, खेत खलिहान हो या फिर गांव शहर, वह अपने आप को मोर्चे पर पाता है। मेरा वश चले तो मैं रोज लोगों के बीच रहूं और करूंगा, जितना ज्यादा मुमकिन होगा ग्राउंड रिपोर्ट की कोशिश करूंगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। बिहार में बेल्ट्रॉन कर्मचारी हैं, लंबे समय से मेरे संपर्क में रहे हैं और उन कर्मचारियों को परमानेंट अभी तक नीतीश कुमार की सरकार ने नहीं किया है। लेकिन सरकार के परमानेंट नहीं करने के खिलाफ मैं तमाम तथ्य और तर्क रखता रहा हूं।
ये एक लड़ाई है जिसमें शरीक होना लगता है कि आप पत्रकारिता के असली मायने टटोल रहे हैं। कुछ लोगों के बुनियादी हक के लिए आप व्यवस्था से सवाल कर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह के न जाने कितने सब्जेक्ट, इश्यूज और फैसले रहे होंगे जो अभी सारे तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है और वो सुकून देती है। संपादक होने के नाते ऐसा कभी कभी आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके या मौका ऐसा आ गया तो संभव कर पाते हैं, लेकिन ऐसा ही करना चाहें और कर सकें या कर पाएं, यह ना तो चैनल की डिमांड है और ना ही उसके बिजनेस की सेहत के लिए सुटेबल है। समय के साथ चैनलों के ओरिएंटेशन और कंटेंट कंजम्पशन में भी बदलाव आया, खास करके डिजिटल के चलते। अब इस डिजिटल के नाम पर चैनलों के अंदर लोग क्या क्या करते हैं और क्या खेल चलता रहता है, ये एक अलग मसला है, अलग सब्जेक्ट है। इस पर कभी अलग से ही मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन फिलहाल यही है कि अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह आप करना नहीं चाहते, यह मानते हैं कि आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिहाज से करना ज़रूरी है और उसकी अलग ब्रांडिंग हो सकती है, तो करिए। स्टैंड में बैठ करके मत कहिए कि अरे यार इसको ऐसे खेलना था, ऐसे नहीं करना था। तो फिर मैदान में आइए, अपने आप को आजमाइए। मैं वही करना चाहता हूँ। मुझे कई लोगों ने कहा कि आपकी हिम्मत की दाद है, लेकिन लगे हाथ कंधे पे हथेली रख करके वो कहते हैं कि आप कर ले जाएंगे। मैं नहीं जानता हूं कि कर ले जाएंगे का मतलब क्या होता है। हाँ, इतना पता है कि जो करना चाहता हूं उसको 100% कर ले जाऊंगा। कुल मिलाकर चैनल और न्यूज़ नेटवर्क के दायरे और उसके कायदे से बाहर आकर अपने मुताबिक पत्रकारिता करना चाहता हूं। सिर्फ राजनीति और सत्ता के आसपास ही पत्रकारिता अपना अर्थ पाए, ऐसा नहीं है। देश में बहुत बड़ी तादाद में लोग कई कारणों से फंसे हुए हैं। तमाम राज्यों में कई तरह की धांधली धतकर्म चल रहे हैं। देश के कई हिस्सों में नए किस्म का बदलाव देखा जा रहा है। नौजवान कमाल का काम कर रहे हैं जो क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी है। इसके साथ एक खतरे के सामने, यूं कहे खतरे के मुहाने पर हम सब खड़े हैं, जिसकी अनदेखी भारत नहीं बल्कि दुनिया भी अगर करती है तो यह बहुत बड़ी तबाही लिख देगी। यह सब जो मैंने कहा जरूरी है और अहम मुद्दे मसले हैं। इन सब को किसी न किसी हिस्से से या किसी तरीके से जोड़ना चाहता हूं। किसी भी राय पर पहुंचने के लिए जो जरूरी तैयारी स्टडी होती है, उस शर्त को पूरा करना चाहता हूं। मैं आज आपसे खुल के बात करना चाहता हूं, अपने आप को खुल के आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूं, अपनी बातें बहुत खुल के नहीं कह पाया। जितना कुछ मेरे शोज में आप देखते हैं और जितना कुछ कभी कभार के इंटरेक्शंस, सेमिनार्स में मैं कह पाता हूं, मैं उतना ही भर हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जितना भर हो सकता हूं वो सब आपके सामने आ पाऊं। कईयों को लगता होगा कि इतने लोगों की भीड़ है, इतना सारा कंटेंट जनरेट हो रहा है, तो फिर मैं भला क्या कर लूंगा। वह भी तब जब आप कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड का कंटेंट आप बनाने वाले हैं, उसको कंज्यूम कौन करेगा। बात ठीक है, क्योंकि यहां तो या तो अपने अपने खूंटे से बंधे लोगों की बातों की जुगाली चलती है, या फिर सस्ता, सुंदर, टिकाऊ माल की बिकवाली चलती है, या फिर मस्खरापन, जूतम पैजार, तमाशा, अंधी तारीफ और जी भर गाली चलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सही है, सदा है, सबूतों, साक्ष्यों, आंकड़ों की कसौटी पर कसा हुआ है, उसकी भूख लोगों को नहीं है। आप कंटेंट पर नज़र डालेंगे तो उस तरह के कंटेंट की भी बहुत भूख लोगों के, अलबत्ता ज़रूरत है।
मामला आप कितना इन्वॉल्व हैं, आपकी कुव्वत, आपकी मेहनत कितनी है उसमें, इसका है। मैं ऐसा मानता हूं। और भाई कोशिश करने में क्या बुराई है? यह अफसोस तो नहीं रहेगा ना कि मैं जितना पढ़ता गुनता बुनता सुनता रहा हूं, नौकरी के नाम पर सबकी मैंने लंका लगा दी। इस देश, समाज, दुनिया, दर्शन और धर्म वगैरह के सवालों पर जिस तरीके से मैं समझ सकता हूं, बोल सकता हूं, उस बोलने की जुबान गांठ दी। हाँ, ये ठीक है कि मुझे ताम झाम, तड़क भड़क, लाव लश्कर, दिखावे उखावे का कभी शौक नहीं रहा। नेताओं, अधिकारियों, उद्योगपतियों या नामी ग्रामी हस्तियों से मिलने जुलने का कोई चाव चस्का कभी नहीं रहा। ऐसी जगहों पर आप अलबत्ता मुझे चुप पाएंगे, पीछे पाएंगे, या खिंचा खिंचा सा कहीं दुबका हुआ सा देखेंगे। शायद बड़े इंटरेस्ट का नहीं रहा है। आप सभी के बीच मेरी जो जगह है वो मेरे काम से है, मैं उसी में यकीन रखता आया हूँ। इसी काम के नाकाम हो जाने के खतरे ने मुझे मेरे उस दायरे और कायदे से बाहर आने की वजह दी, जज्बा दिया कि भाई जिस बेचैनी से लंबे समय से जूझ रहे थे, जो खुद से कहना करना चाह रहे थे, वह करो। बहुत हो गया। अपने समय का 3/4 से अधिक हिस्सा नौकरी को देते हुए, बहुत हो गया खुद को नज़रअंदाज करते हुए, और बहुत हो गया उन मेढकों को झेलते हुए जिनके पर निकल आए, जिनको आपने पर दे दिए तो खुद को परिंदा मानने लगे। बहुत हो गया फैसले को कल पर टालते हुए। इसलिए मैंने आखिरकार खुद की सुनी और अपनी राह चुनी। अब भी फ़ोन आ जाता है कि सर कोई नया वाला चैनल, कहाँ चल रहे हैं? ये जो लोग फ़ोन करते हैं उनकी राय में अगर मैं चैनल में नहीं हूँ और कुछ और कर रहा हूँ तो मुझे कुछ और ना करके चैनल में रहना चाहिए। मैं जो नहीं कर पा रहा था वो मैं करने जा रहा हूँ, यह बताने की मेरी कोशिश उनको है। लेकिन शायद या तो जज्बाती तौर पे मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ, टीवी न्यूज़ जिया है, पढ़ा है, खपा हूँ, तपा हूँ, अपनी साख बनाई है। मेरी आवाज़ कल भी सुनी जा रही थी, मेरी आवाज़ कल भी सुनी जाएगी, यह यकीन है। मुझे कोई चिंता नहीं है, सिर्फ मीडियम बदला है, प्रोफेशन थोड़े बदला है। लेकिन हो सकता है उन लोगों का लगाव जुड़ाव या ऐसा है कि उन्हें लगता है कि मुझे नौकरी में होना ही चाहिए। ये जो सवाल है कि तो क्या करेंगे, इसका फ़िलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं। हाँ, कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ। मैंने जी न्यूज़, आज तक, महुआ और इंडिया न्यूज़, इन्हीं 4 संस्थानों में काम किया। बड़ी जिम्मेदारियों के साथ काम किया, भरपूर और भरदम काम किया, पूरी ठसक और ठनक के साथ काम किया। अपनी टीम के साथ जूझना, आइडिएशन, कंटेंट, ट्रीटमेंट, स्क्रीन वगैरह को लेकर के टीम को एकजुट और सेंसिटाइज करना और अनुशासन संस्थान के भीतर बना रहे इसकी हर मुमकिन कोशिश करना, इसी को मैंने अपना उसूल माना और इसी दायरे में मैं लगातार रहता जीता आया। संस्थान की अहमियत ये होती है कि वह आपको खड़ा करता है, मांझता है, संवारता है और बुलंदी तक भी वही पहुंचाता है। आपकी काबिलियत, काम को लेकर ईमानदारी और संस्थान के प्रति निष्ठा। हो सकता है कभी कभी लंबे समय तक आपको ये फ़ायदा ना दिला सके, लेकिन एक वक्त आता है जब वह सारा सूद समेत लौट आ जाती है। वैसे लोग जो संस्थान के बाहर आने के बाद तलवारें तान कर खड़ा हो जाते हैं और जहर जुबान हो जाते हैं, दरअसल ना तो वो पेशेवर नैतिकता है और ना ही वो ठीक है। विरोध और असहमति संस्थान के अंदर रखिए, लड़िए, मानिए, मनवाइए या फिर निकल जाइए, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं बन सकती कि छीछा लेदर कीजिए और करवाइए। इसलिए जो छूट गया
वह छूट गया। रिश्ते नहीं छूटते और ना टूटते। इंडिया न्यूज़ छोड़ा है, रिश्ते आज भी अपनापे से उतने ही भरे हुए हैं। जी न्यूज़ से आज तक महुआ और इंडिया न्यूज़ के लंबे सफ़र में न जाने कितने लोगों के साथ समय बिताया होगा। उनकी सुनी होगी, अपनी कही होगी। न सिर्फ चैनल का काम, बल्कि निजी और सामाजिक जिम्मेदारियों या परेशानियों में भी मैंने हर संभव अपने साथी की या कलीग की मदद करने की कोशिश की है। अगर नहीं कर पाने की स्थिति रही है तो उसी समय मैंने माफ़ी मांगी है कि यार ये फिलहाल नहीं हो पा रहा है। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो जाने अनजाने में मेरे फैसले से चोटिल हों, ये हो सकता है। लेकिन ये सैकड़ों जिंदगियों का जो अनुभव है वो लेकर के एक जीवन है, और इस जीवन में कुछ अपना है। और ये जो अनुभव लेकर के चलता हुआ जीवन है या मैं हूँ, इससे भी कुछ उपजेगा और कई शोज में वह दिखेगा। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, आपको भरोसा देना चाहता हूँ। हाँ, यह भी है कि जिनको हम हवाओं से बचाते रहे, वही चिराग हथेलियाँ जलाते रहे। ये कई मामलों में होता है, होता रहेगा, दुनिया का दस्तूर है ये। उनको भूल जाना चाहिए। लेकिन उसूल बना लीजिए कि नेकी कर दरिया में डाल। आपको अपनी फितरत नहीं बदलनी चाहिए। अगर आप बदल गए तो फिर आप हार भी तो गए। किसी और के चलते आपका बदलना आपकी हार है। वो गालिब कहते हैं कि होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है ज़बी खाक पे दरिया मेरे आगे। तो अपनी हैसियत वैसी ही बनानी चाहिए। आप कुछ ज़रूरी और खरी बात भी कर लेते हैं। मेरा जो अपना अनुभव अभी तक का रहा है उसको आपसे शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। पहला तो यही कि आप खुद को एसेस कीजिए, ना तो ओवर एस्टिमेट कीजिए और ना ही अंडर एस्टिमेट कीजिए। दूसरा, किसी के भरोसे कोई फैसला या मन मत बनाइए। अपने बूते आप क्या कर सकते हैं यह देखिए, क्योंकि जितने लोग दावा करते हैं, दम भरते हैं साथ देने का, 99% वो सब का सब हवा है। किसी के भरोसे पर, किसी के कहे पर, दोस्ती पर, यारी पर कुछ भी ठानिए मत। अपनी कुव्वत पहचानिए और आप क्या कर सकते हैं यह समझिए। इस मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ कि कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि यार मैं खड़ा हूँ, कुछ भी हो तो बताना। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी बाकायदा नाम से उनका जिक्र करूँगा। और तीसरी बात ये कि अगर आप ठान लीजिए तो उसे शिद्दत से लगिए भी। असंभव कुछ नहीं होता, संभव सिर्फ लगन, मेहनत और सही तरीके से ही होता है। और चौथी बात ये कि बी पॉजिटिव। मैं फितरतन, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, तारीफ़ करना मेरी आदत में नहीं है, लेकिन उसूलन फितरतन मैं पॉजिटिव आदमी हूँ। ना निगेटिव सोचता हूँ ना सुनता हूँ। पॉजिटिव मूड और मोड में रहने का फ़ायदा ये है कि उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। एक बार नेपोलियन आल्पस पर्वत के पार अभियान पर जा रहा था। हिमालय के तही आल्पस दुर्गम पहाड़ है। रास्ते में एक बुढ़िया मिली। नेपोलियन को देख करके वो ठहाके मार के हंसी, बोली कि इस पहाड़ के उस पार कोई नहीं जा सका है, सब के सब मारे जाओगे, लौट जाओ। नेपोलियन अपने घोड़े से उतरा, उस बुढ़िया के पास गया। उसके हाथ में, गर्दन में जो हार था, उस हार को बुढ़िया के गर्दन में उसने डाल दिया और कहा कि अम्मा, लोगों को बताना कि एक आदमी आया था, अपनी फौज को लेकर के आल्पस पार चला गया। बुढ़िया को बड़ा चंबा हुआ, ये कौन सा आदमी। लेकिन उसकी फौज जो थी वो डर गई, क्योंकि बुढ़िया ने कहा था कि आल्पस कोई पार नहीं करता है, आल्पस सबको मार देता है। नेपोलियन ने अपनी फौज से पूछा कि तुम लोगों ने आल्पस देखा है? उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं देखा है। उसने कहा मैंने देखा है, मेरे साथ चलो। आगे आगे नेपोलियन, पीछे पीछे सेना। बहुत दूर जाने के बाद एक बहुत ऊंचा दुर्गम पहाड़ दिखाई पड़ा। तो सेना ने पूछा कि यही है क्या आल्पस?
नेपोलियन नहीं नहीं, ये तो छोटा पहाड़ है, इसके आगे एक बहुत ऊंचा पहाड़ आएगा, वो आल्प्स है। वह पहाड़ पार करके जब फौज बहुत देर तक चलती रही, थक गई थी, तो उसने पूछा कि आल्प्स कहाँ है। तो नेपोलियन पीछे मुड़कर देखा, मुस्कुराया, कहा कि वो जो ऊंचा पहाड़ था जिसको पार करके आप लोग आ गए, वही आल्प्स था। ये जो डर है वो दिमाग की उपज है। एक किताब का जिक्र मैं करना चाहूंगा, एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब को भी हर आदमी को पढ़ना चाहिए। जेम्स क्लियर की किताब है और शानदार किताब है कि कैसे आप छोटी छोटी आदतों को बदल करके अपनी कामयाबी को बेइंतहा बढ़ा सकते हैं। इसलिए यह जो भरोसा है वो है कि आपका प्यार, आपका समर्थन, आपका लगाव, जुड़ाव, यह सब मेरे साथ बना रहेगा और इसके बूते मैं जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊँगा। इस यकीन के साथ मैं चल रहा हूँ। इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कंटेंट जितना हो सकता है शेयर कीजिए। मेरे फैसले और भरोसे को नतीजे में सिर्फ और सिर्फ आप बदल सकते हैं। अब मैं आपको मेरे नाम के इस यूट्यूब चैनल यानी कि राणा यशवंत पर मिलूँगा और चाहूँगा कि आप अपनी राय, सलाह मुझे देते रहें। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए एक नए दौर की शुरुआत करते हैं और साथ चलते हैं। जो चल रहा है उसे चलने देते हैं, कुछ नया करते हैं।